हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ बात करेंगे एक अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, है ना, जो कि आई है आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है ना। ये वैकेंसी आई है तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट के लिए निकली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर वगैरह जो भी आप कर सकते हो मेरे लिए वो कर सकते हो, ठीक है, अगर अच्छे लगते हैं तो ये वैकेंसी आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। और आज की डेट में ये डेट ऑफ पब्लिकेशन आज ही निकला, आज ही इसका नोटिफिकेशन आया लगभग। आई मीन टू से डेट पब्लिश आज किया है, ये नोटिफाई आज किया है, बट जो फॉर्म भरे जाएंगे वो थोड़े दिनों बाद से भरे जाएंगे। देखेंगे डेट क्या रहेगी। तो ये वैकेंसी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के रिगार्डिंग है ना। अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है, इसमें आपको लेक्चरर की जो जॉब है वो लगेगी आपकी। कहाँ लगेगी? जो लगेगी आपकी टोटली हरियाणा में। वैकेंसी टोटली किस की है? हरियाणा में है। तो जॉब जो रहेगी वो टोटली हरियाणा में ही रहेगी। ओके, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आंसर ये यस, वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? एस्टेट होना चाहिए, ठीक है। यदि एस्टेट क्वालिफाई है उनका तो वो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं वैकेंसी क्या रहने वाली है और फिर हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की रहने वाली है, मेवात कैडर में रहने वाली है ना। और देखते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन आज की दे रखी है। कब से अप्लाई कर सकते हैं आप? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के 2 दिन बाद यानी 25 से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। और कब तक रहेगा? 14 तारीख तक रहेगा अगले महीने की। 14 अगस्त तक रहेगा, यानी कि 14 अगस्त की शाम के 5 बजे तक का रहेगा, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। नीचे 5 बजे का दे रखा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो मैंने एक बार ये पढ़ लिया था, इस वजह से मुझे याद है कि 5 बजे तक का है टाइमिंग, शाम के 5 बजे तक का। तो ये आपका डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कुछ छोड़ वैसी कुछ इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ, है ना। सिलेक्शन तभी होगा जब कैंडिडेट एंड में इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेगा। विदाउट इंटरव्यू आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे और आप जॉब के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। ओके, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है, ठीक है। ओके, चलो, फीस नहीं बता रखी यहाँ पे, चलिए नीचे हो सकता है देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 14 तारीख के शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट 14 जुलाई, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। पोस्ट देख लेते हैं, पीजीटी में कौन कौन सी पोस्ट आई हैं आपकी। आई हैं पीजीटी में आपकी आई है, आपकी बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में करीब 233 पोस्ट है। केमिस्ट्री में आपकी 255 पोस्ट है। हमारा जो सब्जेक्ट रहता है कॉमर्स, उसमें 164 पोस्ट है। जनरली आपकी 91 पोस्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात दोनों को मिला के 129 और 3 132 पोस्ट हैं करीब। इंग्लिश की आपकी 174 पोस्ट है। फाइन आर्ट्स में आपकी 16 पोस्ट हैं टोटल, दोनों कैडर को मिला के। और ज्योग्राफी की आपकी हैं करीब 125 पोस्ट है ना। तो जो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी कितनी है। हिंदी में भी हैं, हिंदी में काफ़ी कम पोस्ट हैं, 4 पोस्ट ही हैं। हिस्ट्री में है आपकी करीब 165 के समथिंग, है ना। ये दोनों जोड़ के देख लीजिए आप कितनी पोस्ट बन रही है ना। और होम साइंस में भी हैं आपकी करीब 53 पोस्ट। मैथमेटिक्स में है करीब 450 पोस्ट के लमसम। म्यूज़िक में भी हैं, है ना। और फिजिकल एजुकेशन में भी है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि काय में आपकी कौन कौन सी पोस्ट है। फिजिक्स है, फिजिक्स में भी करीब 450 पोस्ट के लमसम है ना। और पॉलिटिकल साइंस में भी है, साइकोलॉजी में भी है। साइकोलॉजी में काफ़ी कम पोस्ट है, ओनली 1 पोस्ट है, वो भी मेवात कैडर में। इसके बाद है आपकी संस्कृत में,
और सोशियोलॉजी में, उर्दू में, पंजाबी में, और टोटल आपकी जो पोस्ट हैं वो 3069 पोस्ट हैं, ठीक है। और इनमें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त क्या है, आपको स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, है ना, और बीएड होनी चाहिए। तो चलिए किसी भी एक सब्जेक्ट का हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमको क्वालिफ़िकेशन के लिए हमको क्या, ठीक है, के लिए हमको क्या चाहिए देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 प्लस BA विद हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट एस्टेट और गुड, ठीक है जी। शायद मेरे ख्याल से हिंदी सब्जेक्ट के लिए दे रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट का दे रखा है। हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम कॉमर्स से जुड़े हुए हैं तो कॉमर्स को बता देते हैं। M.Com चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है। M.Com विद अकाउंटिंग, या तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या आपकी मास्टर ऑफ कॉमर्स में आपकी या तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, इसमें से अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट है ना, और फिर आपके पास कितने 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। होल्डर ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल, और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपकी मास्टर्स है या अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपकी मास्टर है तो आप PGT कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको इसमें जाना पड़ेगा, फिर PGT इकोनॉमिक्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पे अलग अलग डिटेल दे रखी है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे मैंने इन शॉर्ट बता दिए, मास्टर डिग्री चाहिए, एस्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और मास्टर डिग्री में 50% नंबर होने चाहिए, और बीएड आपकी होनी चाहिए। ये आपकी ओवरऑल मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। नेट में बंद कर देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्लोजिंग डेट देख ली हमने, अब इसकी पैटर्न देख लेते हैं। एक बार पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो सबसे पहले इसमें टोटल 3 तरीके से आपका जो जॉब लगेगी वो आपकी इसमें तीन हर्डल्स होने वाले हैं। मैं कह सकता हूँ 3 हर्डल या 3 स्टेप प्रोसेसिंग होने वाली है। पहला जो प्रोसेसिंग रहेगी, पहला स्टेप में आपका पेन क्यों नहीं चल रहा, सॉरी, अरे चल क्यों नहीं रहा, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं बता रहा था मेरी वीडियो, तो वो माइक्रोसॉफ्ट नोटबुक मेरा एकदम से बंद हो गया, काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या, तो मैंने वैसे ही खोल लिया। मैंने पोस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो 3 स्टेप में आपकी ये ज्वाइनिंग होगी, लाइक 3 स्टेप में आपको चीज़ें क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट पे हम चलते हैं। इधर मेरा ये पेन काम नहीं करेगा तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 100 MCQ आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट पैटर्न पे आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 20 नंबर का जो पैटर्न रहेगा उसमें जीके रहेगी हरियाणा की, मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, ये बाकी तमाम सब्जेक्ट आपके 20 नंबर में कवर होंगे। 2 घंटे आपको मिलेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिर सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हो उसका, ठीक है। क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? यस, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। एक और चीज़ आप ध्यान से देखिए, इसमें जो आपको ऑप्शन मिलेंगे, जनरली जो और एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और 4 में से आपको एक ऑप्शन लगाना पड़ता है जो भी आपका सही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 की बजाय 5 ऑप्शन मिलेंगे स्क्रीनिंग पेपर में, और उसमें क्या होगा कि आपको, यदि आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो तो भी आपको ऑप्शन लगाना है। और ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा फिर ई वाला ऑप्शन। ई वाले ऑप्शन में क्या रहेगा, हर क्वेश्चन के ई वाले ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो यदि आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो भी आपको लगा के वो आना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात सुन लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि यदि कोई बच्चा 10% से ज़्यादा क्वेश्चन, है ना, छोड़ ही आता है, लाइक ऑप्शन लगाने से, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना एग्ज़ाम के एंड में बहुत जल्दी होती है तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में आपने मतलब छोड़ना इज़ एलिजिबल, मतलब क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या करने पड़ेंगे, ऑप्शन मार्क करने पड़ेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। यदि आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हो बिना ऑप्शन लगाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है आप 10 टोटल 100 क्वेश्चन है आपके, तो 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनमें ई ऑप्शन ना लगा के अब उन्हें छोड़ जाओ। और यदि आपके वो 11 क्वेश्चन हो गए कि आपने मतलब
छोड़े भी हैं और ऑप्शन आपने मार्क नहीं किया है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। वैसे पता नहीं क्या अजीब सी तो है शर्त है ये, बट है तो है, हम बता रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, और इनका कोई नंबर नहीं कटेगा, इन ऑप्शन को ई मार्क करने का, ना कुछ कटेगा ना कुछ मिलेगा, ठीक है। ओके, सो यही है अब इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बेसिस पे आपको दोबारा दूसरे एग्ज़ाम में बैठना होगा, और वो 3 घंटे का होगा, और इसका जो टोटल मार्क्स होंगे 150 होंगे, ठीक है। ओके, तो ये, और तीसरा जो स्टेप होगा वो आपका होगा आपका the number of candidate to be called for interview will be 2 times, including braketed candidate if any of the number of advice posts, provided that they have secured the minimum cut of marks। ठीक, कहने का मतलब ये है कि दूसरा जो पेपर देने जाओगे आप, 150 नंबर का जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा उसमें आपको कम से कम 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप 35% नहीं लाते हो तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाओगे, और 35% लाना ज़रूरी है। और जितने भी कैंडिडेट्स सेकंड वाला पेपर क्वालिफाई करेंगे उसके 2 गुना, वो उसके 2 गुना मेंबर्स या जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो आपके किस में बुलाए जाएंगे, वो आपके बुलाए जाएंगे आपके इंटरव्यू में। वेटेज क्या इंटरव्यू का रहेगा, वेटेज रहेगा आपके 12.5% करीब वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। बाकी वेटेज रहेगा आपका सेकंड पेपर का, जो आपका सेकंड सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई भी वेटेज नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ओके, और कुछ यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनमें आपको स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। पे स्केल आपका रहने वाला है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये प्लस यूजुअल अलाउंसेस, ठीक है, जो भी आपके टाइम टू टाइम मिलते हैं, ठीक है। एलिजिबल कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, सिटीजन होना चाहिए नेपाल भूटान वगैरह, और मैंने फर्दर कंपलसरी एलिजिबिलिटी तो मैंने बताई दी है। एज लिमिट और देख लेते हैं, और इसी के साथ फिर एज लिमिट के बाद वीडियो बंद कर देंगे, और फिर अगले वीडियो हम देखेंगे कि कॉमर्स में पिछली बार किस किस तरीके का क्या सिलेबस है स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड, और उसके अलावा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, एज लिमिट आपकी रहने वाली है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल है और मैक्सिमम आपकी है 42 साल, ठीक है। ओके, कुछ यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दे रखा है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो। तो इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको भर्ती, जो आने वाली भर्ती है उससे अवगत कराने के लिए था, और यहाँ पे मैंने अवगत करा दिया है। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पूछनी है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी चीज़ें ये हैं कि मैं ये अपने ग्रुप में ये जो भी ये नोटिस है या जो भी ये नोटिफिकेशन है, मैं ये उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें जाके डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। और अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।